हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने अगर हम बात करें आज की लेक्चर की, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोग अपने पास बुक और पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज बहुत ही मज़ेदार लेक्चर शुरुआत होने जा रहा है। अगर हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें, जिसमें हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि जब दो चार्ज को हमने एयर में रखा और दो चार्ज को जब हम मीडियम में रखा, जब दो चार्ज को हम एयर में रखा उसमें लगने वाला जो फोर्स था वो ग्रेटर था किससे, जब हम उसी दो चार्ज को मीडियम में रखा था। ये हमारा पिछला लेक्चर था। तो अगर हम बेसिकली आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिराइव करते हैं, आज उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है। ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज हमारा Q2 है, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। और हम डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी कि दोनों किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। ये हमारा पहला कंसेप्ट। अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम लोग, तो मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज किस नेचर के हैं, निगेटिव नेचर के हैं। तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज का जो हमारा साइन है वो सेम नेचर के दोनों चार्ज हैं। दोनों चार्ज जो हमारे हैं वो सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम लोग तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है जो निगेटिव है, और एक हमारे पास चार्ज जो है इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, और Q2 जो हमारा कैसा चार्ज है, निगेटिव है। हमने क्या किया कि दो चार्ज लिया जिसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव थे। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और जब दोनों चार्ज निगेटिव थे यानी कि सेम नेचर के, तो दोनों चार्ज क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। जब तीसरा हमने लिया तो एक चार्ज पॉजिटिव था और एक चार्ज निगेटिव था। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, अगर मान लेते हैं हमारे फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हम फोर्स पता करना चाहते हैं। अगर ध्यान से देखें पहले दोनों चार्ज की, तो दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पहला कंसेप्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि जब दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है, तो उस समय इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा। हम मान लेते हैं कि दो चार्ज है जिनके बीच डिस्टेंस R है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट है। जब दोनों चार्ज सेम नेचर के थे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स था वो था F = K Q1 Q2 अपान में R²। अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम, तो उसमें दोनों चार्ज निगेटिव थे। कैसे थे, निगेटिव थे। तो उनके बीच क्या हमने देखा कि जब मान लीजिए पहला चार्ज -Q1
और दूसरा चार्ज है -q2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, r ले लेते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा k -q1 -q2 अपान में r²। लेकिन अगर माइनस दोनों का देखें तो ये इससे कैंसिल हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कितना हमें मिलेगा, k q1 q2 अपान में r²। कितना लिख देंगे हम लोग, k q1 q2 अपान में r²। k q1 q2 अपान में r²। यानी कि जब दोनों चार्ज सेम नेचर के थे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स था k q1 q2 अपान r²। और जब दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल से। किस फोर्स से रिपल्सन कर रहे थे, ये फोर्स k q1 q2 अपान r² से जो है दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। अगर वही हम लोग तीसरे की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या था, इसमें देखा जाए बहुत ही मज़ेदार टर्म आपको हम बता रहे हैं। अगर हम लोग तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो एक चार्ज हमारा पॉजिटिव था और दूसरा चार्ज जो हमारा था वो कैसा था, निगेटिव चार्ज था। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, r था। एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा कैसा है, निगेटिव है। एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज निगेटिव। तो इनके बीच लगने वाला जो हमारा फोर्स है, अगर हम पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, किसकी, डायरेक्शन की, तो Q1 जो है Q2 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के निगेटिव चार्ज है। तो Q1 जो है Q2 को अपनी तरफ खींचेगा। किस फोर्स, डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। और Q2 जो हमारा है ये Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन कैसे होगा, Q2 की तरफ। यानी देखने को ये मिल रहा है इसमें कि जो दोनों चार्ज जो है सेम नेचर के नहीं है बल्कि डिफरेंट नेचर के हैं, तो उनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जब दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो F = k q1 q2 अपान में r²। ये जो हमारा अट्रैक्टिव साइन, अट्रैक्टिव जो है निगेटिव साइन, ये बता रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन किस फोर्स से, तो इसी फोर्स से k q1 q2 अपान r²। अब कोई कहेगा कि सर हमारा तो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज निगेटिव है। हाँ जी, आपका बात सही है कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है, तो ये वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। लेकिन निगेटिव हमें ये नहीं बता रहा है कि पूरा मैग्नीट्यूड जो इसका है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, बल्कि ये जो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है उसके लिए निगेटिव साइन यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा निगेटिव साइन है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि इसी फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये जो k q1 q2 अपान r² दिखाई दे रहा है, इसमें कूलम्ब्स लॉ जो हमारा है वो स्केलर फॉर्म में है। ये जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपोजिट नेचर ये शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस फोर्स से, k q1 q2 अपान r² के फोर्स से। ये निगेटिव साइन हमें यही नहीं, ये निगेटिव इसलिए नहीं लगा है, हमको निगेटिव क्या बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, और ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम आप लोग को बताते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये तो हमारे स्केलर फॉर्म में था, अब हम लोग बात करें किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में।
किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म को पढ़ने से पहले हम आपको नोट करके बताते हैं। नोट में अगर हम नोट करने की बात करें, इसमें नोट क्या है हमारा, हम एक बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर की। बेसिकली हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस और इसको हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस था, जिसमें तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है जो एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यह कंसेप्ट ये आता है कि एक्स एक्सिस के अलांग, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस के अलांग जो है हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। और वाई एक्सिस के अलांग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। और जेड एक्सिस के अलांग जो हमारा एक्सिस होता है वो होता है के कैप। अगर बात करें तो आई कैप, जे कैप, के कैप जो हमारे तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप जो हमारा होता है ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, ये होते हैं कितना? 1 होता है। कितना? 1। आई कैप की जो वैल्यू होती है 1 यूनिट, जे की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1 यूनिट और के की वैल्यू जो होती है 1 यूनिट। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो एक आता है क्या, अगर हम नोट करने के लिए करके लिखें तो एक आता है हमारा यूनिट वेक्टर जिसको हम नाम देते हैं ए कैप। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो वेक्टर होता है और इस वेक्टर का क्या हम लोग ले लेते हैं? मैग्नीट्यूड। एक हमारा आता है एक कैप जिसको हम एक यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका वेक्टर ए और वेक्टर ए का क्या ले लेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। जो यहाँ यूनिट वेक्टर रहेगा उसका हम लोग वेक्टर साइड ले लेंगे पहले वेक्टर, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हम यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप क्या ले लेंगे? पता कर लेंगे। अब कोई पूछे सर यूनिट वेक्टर क्या है, क्यों हम यूज करते हैं? तो यूनिट वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। किसके लिए? डायरेक्शन, यानी कि कहाँ से कहाँ, यानी कहाँ किस पोजीशन से हमारा पोजीशन वेक्टर जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। यानी बेसिकली अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। तो इसको थोड़ा आप लोग नोट दिमाग में नोट करके रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि वेक्टर लॉ में हम इसी का यूज करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, आगे हम लोग यूज करेंगे इसका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेज कर दें। ओके, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान से जरा समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां तैयार करते हैं। क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करते हैं। ये तो एक्स और ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? ओरिजिन पॉइंट। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं क्या? Q2। क्या रखते हैं? Q2। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करेगी, जिसको वेक्टर एक ज्वाइन करेगा, जिसको हम नाम दे देंगे क्या? R1 वेक्टर। क्या नाम देंगे? R1 वेक्टर। और जब O से पॉइंट Q2 की बात करें हम लोग तो पोजीशन ऐड होगा, जिसको हम नाम देंगे कौन सा वेक्टर? R2 वेक्टर।
ठीक है। पॉइंट O से लेके Q1 को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसका नाम दिया हमने R1, यानी कि R1 क्या है हमारा, O से लेके Q1 तक का पोजीशन वेक्टर R1 है, और O से लेके Q2 तक का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से Q1 तक का जो हमारी वेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे, R1 वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है। अगर R2 का हम लोग लिखें तो R2 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने ओरिजिन से एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट में Q1 चार्ज लिया, जिसको एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, R1। और R1 का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर Q1, यानी Q1 को ज्वाइन करने, Q1 पोजीशन को ज्वाइन करने वाली पोजीशन वेक्टर है, उसका नाम है कितना, R1। और Q2 चार्ज को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है, R2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि Q1 से एक लाइन ज्वाइन करते हैं Q2। ठीक है, Q1 से Q2 हमने लाइन ज्वाइन किया। ठीक है, अब क्या होगा कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और जो Q2 जो है ये Q1 पे फोर्स लगाएगा कितना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लगाएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट यहाँ से उठता है, अगर देखना चाहें हम लोग उस पॉइंट में, तो Q2 का जो हमारा Q1 से पोजीशन वेक्टर कितना होगा, Q1 से Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, यानी पोजीशन वेक्टर 2 का कहाँ से, Q1 से। अब हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि Q2 से Q1 तक का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, यानी कि Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 कहाँ से, Q2 से, और दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मान लेते कितना है, R है। कितना है, R है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, R मान लेते हैं। यहां से कंसेप्ट देखेगा ध्यान से, तो अगर R12 को हम लिखना चाहें तो कितना लिख दे सकते हैं, -R21 वेक्टर। R12 वेक्टर जो हमारा है उसको क्या लिख सकते हैं, R21, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर इन दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड, तो दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे, R के बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड के टर्म में दोनों तो सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो R12 को क्या लिख सकते हैं, -R21, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएंगे, बराबर, और किसके बराबर होंगे, R के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स क्या जानते हैं हम लोग, F = K Q1 Q2 अपान में R²। ये तो स्केलर फॉर्म है, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आएगी हम लोग तो इसको क्या लिख देंगे, मान लेते हैं हम क्या कि Q2 पे फोर्स निकाल रहे हैं किसकी वजह से, Q1 की वजह से, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2, इसलिए उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर कितना है, R21, और पोजीशन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ये R21 क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर, तो किसको बताएगा, डायरेक्शन। ये बता रहा है कि Q2 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से।
तो इसको लिखने का कोशिश करते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, कि जब ए कैप हम यहाँ से लिए थे क्या, यूनिट वेक्टर ए कैप इजकल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड वेक्टर। इसी हम लोग कैप को क्या लिख दिए कि इसका वेक्टर और इसी का क्या लिख दिए, मैग्नीट्यूड लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपान में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R21 को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं यहाँ पे R। R12 का जो मैग्नीट्यूड है माइनस R21 के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और किसके बराबर है, वो R के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, इसलिए हमने R मान लिया। तो इसका वैल्यू कितने हो जाएगा, R, वही हमने यहाँ के लिख के क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो जो हमारा F मिलेगा वो कितना मिलेगा, के Q1 Q2 अपान में आर क्यू और हमारा R21 वेक्टर हो जाएगा। ये जो हमें फोर्स मिला ये किसकी वजह से मिला, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से। ये जो हमारा फोर्स है ये किस पे मिला, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से, इसलिए हमारा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2, यानी कि 2 पे लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो क्या है ये टर्म, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये जो हमारा फोर्स है क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर सिमिलरली हम लोग अगर बात करें, अगर हम सिमिलरली देखें, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है नीचे अभी। तो हमने क्या ध्यान दिया, पूरा डेरिवेशन हमारा क्या लगा कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये Q2 की वजह से किस पे फोर्स लग रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कोई पूछे कि सर Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमें बताइए। ये तो था कि Q2 पे फोर्स लग रहा था Q1 की वजह से, और Q1 पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो इसको सिमिलरली हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, क्या, और यहाँ पे स्पेस हम लिख देते हैं, सिमिलरली F इजिकल टू के Q1 Q2 अपान में आर क्यू, और यहाँ देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसकी वजह था, 1 की वजह से। यहाँ क्या लिख सकते हैं, R12 कैप, R12 वेक्टर। ये सिमिलरली है। ठीक है, तो ये क्या था, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और ये जो था हमारा टर्म ये था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इस तरह से हमने वेक्टर फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सॉरी वेक्टर का साइन रहेगा R2 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। इसी तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। तो यही हमारा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू कल के लेक्चर में किया जाएगा। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो ये आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मन से पढ़ाई कीजिए और अब हमेशा ये सोचिए कि हम जो भी पढ़ें आज ही पढ़ें और आज ही का हम 100% क्लियर कर ले। जो यहाँ छपे वो आपके दिमाग में क्या हो, क्लियरली के साथ छपना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।